तैयार रहो। चौथी स्टेज कामयाबी के साथ रोहिणी सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में दाखिल कर रही है। मैं ब्लॉक से बाहर आया तो मेरे साथियों ने मुझे कंधों पर उठा लिया और नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। सारी कौम में एक जोश की लहर दौड़ गई। हिंदुस्तान उन चंद कौमों में शामिल हो गया था जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च की काबिलियत थी। हमारी कौम का एक ख्वाब पूरा हुआ था और हमारे इतिहास का एक नया बाब खुला, एक नया चैप्टर। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुबारकबाद का तार भेजा और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के साइंसदान खुश थे कि ये पूरी कोशिश स्वदेशी थी, हमारी अपनी थी। मैं कुछ मिले जुले जज्बात से गुजर रहा था। मैं खुश था कि पिछली 2 दहाइयों से जिस कोशिश में था बिलाखिर उसमें कामयाब हुआ, लेकिन उदास था जिन लोगों की बदौलत में यहां पहुंचा था वो लोग मेरे साथ नहीं थे। मेरे अब्बा, मेरे बहनोई जलालुद्दीन और प्रोफेसर साराभाई। SLV 3 की कामयाबी के महीने भर के अंदर ही प्रोफेसर धवन का फोन आया एक दिन और दिल्ली बुलाया प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। मेरी एक छोटी सी उलझन थी कपड़ों को लेकर। हमेशा से बड़े आमियाना से कपड़े पहनता हूं और पांव में चप्पल या स्लीपर कह लो। प्रधानमंत्री को मिलने जैसा वो लिबास नहीं था, मेरे लिए नहीं, उनके एहतराम के लिए। सुना तो प्रोफेसर धवन बोले, कपड़ों की फिक्र मत करो, तुमने जो शानदार कामयाबी पहन रखी है वो काफी है। रिपब्लिक डे 1981 मेरे लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया कि मुझे पद्म भूषण से नवाजा गया है। मैंने अपने कमरे को बिस्मिल्लाह खां की शहनाई से भर लिया। शहनाई की गूंज मुझे कहीं और ही ले गई। मैं रामेश्वरम पहुंच गया, मां के गले लगा। अब्बा ने मेरे बालों को उंगलियों से सहलाया और मेरा दोस्त, मेरा रफीक जलालुद्दीन मस्जिद गली में जमा हुए लोगों में मेरे इनाम का ऐलान कर रहा था। मेरी बहन जोहरा ने मीठा बनाया घर में। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने मेरे माथे पर तिलक लगाया। फादर सोलोमन ने मेरे हाथ में सलीब देकर दुआ पढ़ी और प्रोफेसर साराभाई को देखा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, फख्र था। जो पौधा वो लगाकर गए थे अब पूरा पेड़ बन चुका था, जिसके फल हिंदुस्तान की आवाम तक पहुंच रहे थे। ओ आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाची अंग, आनंदाचे आनंदाची अंग, आनंदाचे आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाचे डोही आनंद तरंग। गर्भाचे आवडी मातेचा डोहळा, तेथीचा जीवळा तेथे प्रेंबे। गर्भाचे आवडी मातेचा डोहळा, तेथीचा जीवळा तेथे प्रेंबे। तुका म्हणे तैसा म्हणे तैसा ओतलाचे ठसा, अनुभव सरीसा मुखाला। आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाची अंग, आनंदाचे आनंदाचे डोही आनंद तरंग।
1 जून 1982 मैंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL की जिम्मेवारी संभाल ली। उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर श्री R वेंकटरमन ने जब मशवरा दिया कि बजाय दर्जा बदर्जा मिसाइल तैयार करने के हमें मुकम्मल अपनी मिसाइल तैयार करने का प्रोग्राम बनाना चाहिए, तो हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आया और देखते देखते ही वो प्रोजेक्ट एक मुकम्मल मिसाइल का प्रोग्राम बन गया, जिसके नतीजे आइंदा बहुत दूर तक पहुंचे। हर एक प्रोजेक्ट का नाम हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी, सेल्फ रिलायंस का सबूत था। सरफेस टू सरफेस मिसाइल का नाम पृथ्वी रखा गया, टैक्टिकल कोर व्हीकल को त्रिशूल का नाम दिया गया, सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम आकाश कहलाया, एंटी टैंक मिसाइल प्रोजेक्ट को नाग के नाम से पुकारा गया और मेरे देरीना ख्वाब रेक्स को यानी री एंट्री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल को मैंने अग्नि का नाम दिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी का हुनर दुनिया की कुछ चुनी हुई कौमों के पास ही था। वो बड़े ताज्जुब से हमारी तरफ देख रहे थे कि हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे करेंगे। हम एक मीटिंग में बैठे हुए अपने मकसद को पूरा करने के लिए 1984 की निशानदेही कर रहे थे जब डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश की मौत की खबर आई। मेरे लिए वो एक और सदमा था। पहली SLV की नाकामी के वक्त जिस तरह उन्होंने ढारस दी थी मुझे, वो याद करके मैं और ज्यादा गमगीन हो गया। प्रोफेसर साराभाई अगर VSSC के निर्माता थे, बनाने वाले थे, तो डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश उसके आमिल थे, एग्जीक्यूटर थे। उनकी विनम्रता ने मुझे बड़ी हद तक नरम कर दिया और मैंने अपनी तुंद मिजाजी पर काफी काबू कर लिया। उनकी हलीमी सिर्फ अपनी खूबियों तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि अपने से छोटों को इज्जत देना भी उनकी आदत में शामिल था। उनके बर्ताव और सुलूक में ये बात नजर आ जाती थी कि कोई शख्स भी खामियों से खाली नहीं है, यहां तक कि अफसर भी, लीडर भी, रहनुमा भी। वो बहुत बड़े दानिश्वर थे। एक कमजोर से शरीर के अंदर उनमें बच्चों की सी मासूमियत थी। मुझे वो हमेशा साइंसदानों में संत नजर आते थे। पृथ्वी का काम अपनी तकमील को पहुंच रहा था जब हम 1988 में दाखिल हुए। 25 फरवरी 1988 सुबह 11:23 पर पृथ्वी की पहली परवाज वाक़ई हुई। हमारे मुल्क में वो एक ऐतिहासिक मौका था। पृथ्वी सिर्फ एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल ही नहीं, बल्कि आइंदा आने वाली तमाम किस्म की मिसाइल का बुनियादी नक्शा भी था, फ्यूचर का मॉड्यूल था वो। पृथ्वी ने हमारे आस पड़ोस के मुल्कों को दहला दिया। मगरबी यानी वेस्टर्न मुल्कों को पहले तो हैरत हुई, फिर गुस्से का इजहार किया और पाबंदी लगा दी इंडिया के लिए कि वो ऐसी कोई चीज बाहर के मुल्कों से न खरीद सकें जो उनके मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल हो सकती हो या काम आ सकती हो। मिसाइल की इजाद में हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी ने दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों को परेशान कर दिया। अग्नि की टीम में 500 से ज्यादा साइंसदान शामिल थे। अग्नि की परवाज 20 अप्रैल 1999 तय पाई थी। लॉन्च की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं और हिफाजत के लिए यह फैसला किया गया था कि लॉन्च के वक्त आसपास के तमाम गांव खाली करा दिए जाएं। अखबारात और दूसरी मीडिया ने इस बात को बहुत उछाला। 20 अप्रैल पहुंचते पहुंचते तमाम मुल्क की नजरें हम पर टिकी हुई थीं। दूसरे मुल्कों का दबाव बढ़ रहा था कि हम इस तजुर्बे को मुलतवी कर दें या खारिज कर दें, लेकिन सरकार मजबूत दीवार की तरह हमारे पीछे खड़ी रही और किसी तरह हमें पीछे नहीं हटने दिया। परवाज से सिर्फ 14 सेकंड्स पहले हमें कंप्यूटर ने रुकने का इशारा किया। किसी एक पुर्जे में कोई खामी थी।
وہ فوراً ٹھیک کر دی گئی، لیکن اسی وقت ڈاؤن رینج اسٹیشن نے رکنے کا حکم دیا۔ چند سیکنڈز میں کئی رکاوٹیں سامنے آ گئیں اور پرواز ملتوی کر دی گئی۔ اخبارات نے آستینیں چڑھا لی، ہر بیان نے اپنی اپنی طرح کی وجوہات نکال لی۔ کارٹونسٹ سدھیر دار نے ایک کارٹون شائع کیا جس میں ایک خریدار کچھ سامان دکاندار کو واپس کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اگنی کی طرح وہ بھی نہیں چلی۔ ایک کارٹون میں دکھایا گیا کہ سائنسدان کہہ رہا ہے، سب ٹھیک تھا، سوئچ بٹن نہیں چلا۔ ہندوستان ٹائمز کے کارٹون میں ایک نیتا رپورٹر کو سمجھا رہا ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ بڑی امن پسند اہنسا واد کی مثال ہے، اس سے کوئی مرے گا نہیں۔ قریب 10 روز دن رات کام چلا میسائل کی درستی پر، اور آخرکار سائنسدانوں نے ایک نئی تاریخ طے کی اگنی کی پرواز کے لیے۔ مگر پھر وہی ہوا، 10 سیکنڈ پہلے کمپیوٹر نے رکاوٹ کا اشارہ کیا، پتہ چلا ایک پرزہ کام نہیں کر رہا ہے۔ پرواز پھر ملتوی کر دی گئی۔ ایسی بات کسی بھی سائنسی تجربے میں ہو جانا عام بات ہے، غیر ملکوں میں بھی بہت بار ہوتا ہے، لیکن امید سے بھری ہوئی قوم ہماری مشکلیں سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ ہندو اخبار میں کیشو کا ایک کارٹون چھپا جس میں ایک دیہاتی کچھ نوٹ گنتے ہوئے کہہ رہا تھا، میسائل کے وقت گاؤں سے ہٹ جانے کا معاوضہ ملا ہے، 2-4 بار اور یہ تجربہ ملتوی ہوا تو میں پکا گھر بنوا لوں گا۔ امول بٹر والوں نے اپنے ہورڈنگ پر لکھا، اگنی کو ایندھن کے لیے ہمارے بٹر کی ضرورت ہے۔ اگنی کی مرمت کا کام جاری رہا۔ آخرکار ایک بار پھر 22 مئی کی تاریخ اگنی کی پرواز کے لیے طے پائی۔ اس کی پچھلی رات ڈاکٹر اروناچلم، جنرل کے سنگھ اور میں ڈیفنس منسٹر کے پنت کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے۔ پورے چاند کی رات تھی، ہائی ٹائیڈ کا وقت تھا اور لہریں گرج گرج کر خدا کی عظمت کا نام لے رہی تھی۔ کل اگنی کی پرواز کامیاب ہوگی یا نہیں، بار بار یہی سوال ہمارے دماغ میں گونج رہا تھا۔ ڈیفنس منسٹر نے ایک لمبی خاموشی کو توڑتے ہوئے پوچھا، کلام، کل اگنی کی کامیابی منانے کے لیے کیا چاہتے ہو تم؟ میں کیا چاہتا تھا؟ کیا تھا جو نہیں تھا میرے پاس؟ اپنی خوشی کے اظہار کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور اچانک مجھے جواب مل گیا، ہم 1,00,000 پیڑوں کی کونپلیں لگائیں گے۔ میں نے کہا اور ان کے چہرے پر رونق آ گئی۔ تم اپنی اگنی کے لیے دھرتی ماں کا آشیرواد چاہتے ہو، بولے۔ کل یہی ہوگا، انہوں نے پیشن گوئی کی۔ اگلے دن صبح 7:10 پر اگنی لانچ ہوئی۔ قدم قدم صحیح نکلا۔ میسائل نے جیسے ٹیکسٹ بک یاد کر لیا ہو، جیسے سبق یاد کر لیا تھا۔ ہر سوال کا صحیح جواب مل رہا تھا۔ لگتا تھا ایک لمبے خوفناک خواب کے بعد ایک خوبصورت صبح نے آنکھ کھولی ہے۔ 5 سال کی مشقت کے بعد ہم اس لانچ پیڈ پر پہنچے تھے۔ اس کے پیچھے 5 لمبے سالوں کی ناکامیابی، کوششیں اور امتحان کھڑے تھے۔ اس کوشش کو روک دینے کے لیے ہندوستان نے ہر طرح کے دباؤ برداشت کیے تھے، لیکن ہم نے کر دکھایا جو کرنا تھا۔ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا وہ مٹھی بھر سیکنڈز، 600 سیکنڈ کی وہ پرواز جس نے ہماری برسوں کی تھکان دور کر دی، برسوں کی محنت کو کامیابی کا تلک لگایا۔ اس رات میں نے اپنی ڈائری میں لکھا، اگنی کو اس نظر سے مت دیکھو، یہ صرف اوپر اٹھنے کا سادھن نہیں ہے، نہ شکتی کی نمائش ہے۔ اگنی ایک لو ہے جو ہر ہندوستانی کے دل میں جل رہی ہے۔ اسے مثال مت سمجھو، یہ قوم کے ماتھے پر چمکتا ہوا آگ کا سنہری تلک ہے۔ स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य
न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युद्धश्रेयोऽन्यक्षत्रियस्य न विद्यते स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युद्धश्रेयोऽन्यक्षत्रियस्य न विद्यते अदच्चेत्त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि तदस्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि $1990 के रिपब्लिक डे पर देश ने मिसाइल प्रोग्राम की कामयाबी का जश्न मनाया। मुझे पद्म विभूषण से नवाजा गया और डॉक्टर अरुणाचलम को भी। 10 साल पहले पद्म भूषण की यादें एक बार फिर हरी हो गईं। रहन सहन मेरा अब भी वैसा ही था जैसा तब था। 10 बाय 12 का एक कमरा किताबों से भरा हुआ और कुछ जरूरत का फर्नीचर जो किराए पर लिया था। फर्क इतना ही था कि तब यह कमरा त्रिवेंद्रम में था, अब हैदराबाद में। वेटर मेरा नाश्ता लेकर आया, इडली और छाछ, और आंखों में एक खामोश मुस्कुराहट मुबारकबाद की। मैं अपने हमवतनों की इस नवाजिश से छलक गया। मैं जानता हूं कि बहुत से साइंसदान और इंजीनियर मौका मिलते ही वतन छोड़ जाते हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं ज्यादा रुपया कमाने के लिए, ज्यादा आमदनी के लिए। लेकिन ये आदर, मोहब्बत और इज्जत क्या कमा सकते हैं जो उन्हें अपने वतन से मिलती है। 15 अक्टूबर 1991 में 60 साल का हो गया। मुझे अपने रिटायरमेंट का इंतजार था। चाहता था कि गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूं। ये वो दिन थे जब मैंने सोचा कि अपनी जिंदगी के तजुर्बे, मुशाहिदे और वो तमाम बातें कलमबंद करूं जो दूसरों के काम आ सकें। एक तरह से अपनी स्वाने उम्री लिखूं, अपनी जीवनी। मेरे ख्याल में मेरे वतन के नौजवानों को एक साफ नजरिए और दिशा की जरूरत है। तभी ये इरादा किया कि मैं उन तमाम लोगों का जिक्र करूं जिनकी बदौलत मैं ये बन सका जो मैं हूं। मकसद ये नहीं था कि मैं कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम लूं, बल्कि ये कि कोई शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मसले, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइयां हैं। जैसा कहा है किसी ने, खुदा ने यह वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने यह वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं कि मेरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल बनेगी, मगर यह हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर जो समाज के किसी माजूर हिस्से से ताल्लुक रखता हो, ये पढ़े और उसे चैन मिले, ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है ये कुछ बच्चों को नाउमीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वो मजबूरी ना लगे। उन्हें यकीन रहे कि वो जहां भी हैं खुदा उनके साथ है। काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पर लग जाए और उस लौ की परवाज से सारा आसमान रोशन हो जाए। ये ज़मीं मेरी, मेरा आसमां, बड़ा खूबसूरत है जहां। ये ज़मीं मेरी, मेरा आसमां, बड़ा खूबसूरत है जहां। मेरी जिंदगी परवाज़ है, वो फिजा मेरी, मैं उड़ूं जहां। मेरी जिंदगी परवाज़ है, वो फिजा मेरी, मैं उड़ूं
ये ज़मीं मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहाँ कभी धूप लेप के आसमां हमने सुनहरी कर लिया कभी धूप लिप के आसमां हमने सुनहरी कर लिया फिर धूप बांध के पाँव में हम उड़े हैं ठंडी हवाओं में ज़मीं मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहाँ कभी वक्त उठा के सरों पे हम और आग लेके परों पे हम कभी वक्त उठा के सरों पे हम और आग लेके परों पे हम कभी छानी खाली खला कहीं हम उड़े जहाँ पे हवा नहीं ज़मीं मेरी ये मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहाँ मेरी जिंदगी परवाज़ है मेरी जिंदगी परवाज़ है वो फिजा मेरी मैं उड़ूं जहाँ ये ज़मीं मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहाँ ये ज़मीं मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहाँ